नमस्कार। आज के विषय में प्रवेश से पूर्व हमारे वैदिक चिंतकों द्वारा, हमारे मनीषियों द्वारा, हमारे पुराण के अध्येताओं द्वारा एक सूत्र बताया है कि अल्पस्य कालो अनंत सहस्रम बहुलां च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नतां च यत् सारभूतं तदुपासनीयम क्षीरो यथा हंस मिवाम्बु मध्यात्। इसका अर्थ हुआ कि हमारे शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं अनेकानेक हैं, 64 विद्याएं बताई गई हैं और इसलिए एक विद्या और एक ज्ञान सीखने में तो कितना समय लगता है। फिर 64 विद्याओं का ज्ञाता कल्पना से भी परे है, लेकिन हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे मनीषी हुए हैं, उन्होंने इनको आत्मसात किया और अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों का भी मार्गदर्शन किया। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्तमान युग में हमारे जैसे व्यक्ति के लिए हम सिर्फ 64 विद्याओं की बात तो कर सकते हैं, लेकिन उनको सीख पाना, समझ पाना अत्यंत दुरूह कार्य है। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूँ। तो अनंत शास्त्रम बहुलां च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नतां च यस्सारभूतं तदुपासनीयम क्षीरो यथा हंस मिमाम्बु मध्यात्। फिर एक सूत्र बताया हमारे ऋषियों ने कि यदि हम उसको न सीख सकें, न समझ सकें, तो जिस प्रकार हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, यानी दूध में जल मिला करके यदि हंस के समक्ष प्रस्तुत करो तो वो जल को छोड़ देगा और दूध उसमें से पी लेगा। अब क्या उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसकी चोंच में, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। विषय है भारतीय ज्योतिष। इसका प्रारंभ करेंगे जो कि काल पुरुष की प्रथम राशि बताई गई है मेष। तो मेष राशि ज्योतिष चक्र की प्रथम राशि है और बिना भगवत कृपा के, बिना देवी सरस्वती की कृपा से इस राशि चक्र के स्वरूप को समझ पाना हर किसी के लिए दुरूह है। हम ज्योतिषी भी उसी श्रेणी में आते हैं। हमें भी ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है और आप सबके स्नेह की भी आवश्यकता होती है, आप सभी के उत्साहवर्धन की आवश्यकता होती है। तो मैं ईश्वर और हमारे सभी प्रिय दर्शक सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए और अपनी अमूल्य राय से हमें अवगत कराते रहिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। व्याकरण की दृष्टि से मेष राशि तुदादि परस्मैपदी की इस धातु से जिसका अर्थ हुआ इच्छति, माने इच्छा रखना, इष्ट, और माँ इच्छति का अर्थ है इच्छा रखने वाला, और इष्ट का जो हमारा आराध्य है, इष्ट का अर्थ होता है कि जो हमारे आराध्य हैं उनका स्मरण, ध्यान, पूजन इत्यादि। माँ और इन दो शब्दों से मेष राशि बनी है। तो माँ का अर्थ है बलशाली, शक्ति संपन्न, और हिंदी में जो 12 महीने होते हैं उसमें आश्विन मास को संस्कृत में ईश कहते हैं। माँ का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से माया, प्रकृति और आदि शक्ति।
इस प्रकार मेष राशि का अर्थ हुआ है कि जो प्राकृतिक रूप से बलवान हो, इच्छा शक्ति से संपन्न हो और संकल्पवान हो। और यदि भ्वादि उभय गणी धातु से इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका संधि करने पर होगा माँ अग्रे ईश। तो ईश का अर्थ है उड़नशील, दानशील, दर्शन, हिंसन, मारण। माँ का अर्थ पहले ही बताया, प्रकृति, माया और आदि शक्ति। यानी मेष राशि का अर्थ हुआ जो स्वभावतः गतिशील है रहे, उदारता पूर्वक देने वाला हो और जो सदैव लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाला हो, जो हिंसालु प्रकृति का हो यानी और मारक अथवा क्रूर कर्म करने वाला हो, उसको मेष कहते हैं। मेष का एक सीधा सा अर्थ बकरे से भी, जो कि एक विशेष पशु होता है, तो मेष का अर्थ बकरे के से भी लगाते हैं। इसीलिए जब वो राशि का आकृति देखते हैं हम ज्योतिष में, तो मेष जहाँ पर होगा वहाँ पर एक बकरे का चेहरा बना हुआ होगा। तो इस मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल के सभी गुण मेष राशि में पाए जाते हैं। राशि चक्र में यह 0 से लेकर के 29 डिग्री तक विद्यमान रहता है। यह आद्य राशि है। इसके बारे में कहा गया है कि आया स्मृतों में समान मूर्ति ही कालस्य मूर्धा गतितः पुराणै सो जाविका सकंदरादि स्ते नामनी धात्वा कर रत्न भूमि। मेष प्रथम राशि है, राशि चक्र की प्रथम राशि है। इसकी आकृति बकरे के समान बताई गई है और काल पुरुष का जो शरीर है उसमें इसकी संज्ञा सिर के रूप में बताई गई है और इसका निवास स्थान जहाँ पर भेड़, बकरी, बकरे आदि चरते हैं वो भूमि, गुफा, पर्वत, घोर और गहरे स्थान, अग्नि एवं जो धातुओं की खाने हैं वहाँ पर, और जहाँ जिस भूमि में रत्न उत्पन्न होते हैं, रत्न पाए जाते हैं, वो इस राशि का निवास स्थान बताया गया है। सूर्य ग्रह मेष राशि में 10 अंश तक रहने पर परम उच्च के माने गए हैं और मेष में यदि सूर्य ग्रह 10 अंश तक हैं तो वो परम उच्च के माने गए हैं और यदि मेष राशि में 20 अंश तक शनि है तो वो परम नीच के माने गए हैं और मेष राशि में यदि मंगल ग्रह होता है और वो 12 अंश तक है तो वो मूल त्रिकोण का कहा जाता है और मेष और वृश्चिक राशि में कितने भी अंश पर हो तो ये मंगल जो है स्वग्रही माना जाता है। अब इस मेष राशि का स्वभाव क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेष राशि साहसी, अभिमानी, अपने मित्रों पर कृपा करने वाला और ये अपने प्रथम नमांश यानी 3 अंश 20 कला। मेष का नमांश मेष से ही प्रारंभ होता है तो
यदि अपने प्रथम नवांश में है तो 3 अंश 20 कला तक ये अपने स्वभाव को विशेष रूप से प्रकट करती है। चर विषम क्रूर पुरुष राशि है। मेष राशि चर विषम और क्रूर पुरुष की राशि बताई गई है। इसका वर्ण क्षत्रिय, तत्व अग्नि, पूर्व दिशा का स्वामी और यह रक्त आभा वाली राशि है। इसका वर्ण क्षत्रिय बताया गया है क्योंकि मेष राशि साहसी प्रकृति की होती है और साहस क्षत्रिय का विशेष धर्म है। इसका स्वामी मंगल है और एक पृष्ठोदय की राशि है। ह्रस्व आकार, उपवन निवास, शुष्क स्वभाव वाली राशि बताई गई है और ये रात्रि में विशेष बली होती है। इसकी प्रकृति पित्त प्रधान है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकृति बताई है। तो ये पित्त प्रकृति प्रधान है और ये महाशब्द कारक, यानी मेष राशि का जो शब्द है वो बहुत तेज होता है। इसलिए मेष राशि में जन्म लेने वाला जातक, मेष राशि या मेष लग्न में जन्म लेने वाला जातक बहुत जन्म के समय बहुत तेजी से रोता है। प्राचीन काल में जब घड़ी आदि का प्रचलन नहीं था तो हमारे पूर्वज ज्योतिषी केवल लक्षणों से, जन्म के समय के जन्मकालिक लक्षणों से ही लग्न का निर्णय करते थे। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे हमने जब प्रारंभिक कक्षाओं में ज्योतिष पढ़ी तो उसमें यही लक्षण पढ़ाए जाते थे। हालांकि आज के समय में तो इनकी कभी आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है क्योंकि व्यक्ति सीधे सीधे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और बर्थ प्लेस लेकर के आता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 20 वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते थे, कहते थे कि शाम के समय का जन्म हुआ है गुरुजी, और तो हम लोग अब लक्षणों के हिसाब से लग्न निर्धारण करते थे। जैसे प्रसूति गृह यानी जहाँ जन्म होता है, हालांकि आजकल तो 100% अस्पतालों में जन्म होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज के 20 वर्ष पहले भी ऐसा नहीं था, घरों में ही बच्चों का जन्म होता था। तो हमने एकदम अनुमान लगाया, मीने मेघे द्वि भार्रे, मीन और मेघ लग्न होने पर 2 स्त्रियां होती हैं प्रसूति गृह में। चतस्त्रो ब्रख कुंभयो, ब्रस और कुंभ लग्न होने पर 4 स्त्रियां होती हैं। अन्य लग्ने भवेत तीसरा कथितः, गणकोत्तमयी, अन्य कोई लग्न होने पर 3 स्त्रियां होती हैं। ऐसे ही प्रसूति गृह के दरवाजे का पूछते थे। तो मीने मेघे तुलारि कुंभोज कुलीर लग्ने वेद्यम प्रसूता ग्रह पूर्व द्वारे, यानी कि तुला वृश्चिक और तुलारि कुंभ और मेघ लग्न होने पर वेद्यम प्रसूता ग्रह पूर्व द्वारे, यानी पूर्व दरवाजा होता था। ऐसे ही कपड़े के रंग का जो ग्रहों के रंग है उसके हिसाब से पूछते थे हम लोग कि भाई किस रंग के कपड़े पहने थे। यदि मेष लग्न है तो लाल रंग का कोई वस्त्र होना चाहिए, कुंभ लग्न है तो नीले का हल्के काले रंग का कोई वस्त्र शरीर पर होना चाहिए प्रसूता स्त्री के। तो हम लोग इस प्रकार से पूर्व काल में अनुमान लगाते थे। तो वो चर्चा आगे बढ़ रही है। तो ये रात्रि बली महाशब्द बात थी कि महाशब्द कारक, यानी मेष लग्न में जन्म लेने वाला जातक तेजी से रोता है। और यहाँ 10वें स्थान में बली राशि मानी गई है और ये चतुष्पद यानी 4 पैर हैं इसके, दक्षिण और प्लवत्व और नीचे की ओर मुख किए हुए राशि है। दिन में अंधी मानी जाती है यानी दिनांध राशि है। और सुदृढ़ पुष्टता यानी मेष लग्न या राशि वाले का शरीर हष्टपुष्ट होता है और सकारात्मक सत्ता से युक्त होता है।
और ननिहाल पंच से थोड़ा कम संबंध मानता है ऐसा जातक, और अपने स्वजनों से इसके संबंध अच्छे होते हैं। और यदि प्रश्न कुंडली में ज्योतिष में 3 स्कंद मुख्य हैं, सिद्धांत, संगीता, होरा, इसके अलावा 2 स्कंद और बताए गए हैं, प्रश्न शास्त्र और शकुन शास्त्र। तो प्रश्न कुंडली में यदि मेष लग्न है या मेष राशि है तो उस समय व्यक्ति के मन में कोई चिंता जरूर होगी, ऐसा हम ज्योतिषी लोग अनुमान लगाते हैं। और पंचम भाव में यदि मेष राशि है तो ऐसा जातक अल्प संतान वाला होता है। किस लग्न में किस भाव में मेष राशि है उसका भी फल हम आगे बताएंगे। और इसका राशि का जो उदयमान है वो 1 घंटा 38 मिनट बताया गया है। और जो मेष राशि का अवयव है वो सिर का प्रतीक है। तो सिर जो होता है, सिर में मस्तिष्क सुरक्षित होता है, सिर के अंदर मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क में विचार होते हैं और विचारों में गति होती है। और तो इस प्रकार मस्तिष्क की उर्वरता यानी मस्तिष्क कितना तेज है और उसके विचारों में कितनी बहुलता है और कितनी गतिशीलता है, उसका मूल्यांकन हम मेष राशि से ही करेंगे। मेष राशि यदि अशुभ प्रभाव में होगी तो निश्चित ही सिर में चोट लगेगी, विचार कुंठित होंगे। विचार मेष राशि यदि अशुभ प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति के विचार कभी भी शुभ नहीं हो सकते हैं, हमेशा कुंठित विचार होंगे और उसका मस्तिष्क अविकसित भी हो सकता है। और इसके विपरीत यदि शुभ प्रभाव में होगी तो विचार बहुत ही शुभ होंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंद के 14वें अध्याय में एक कथा आती है। मतलब ये मेष राशि के शुभ और अशुभ भाव में होने का हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तो इसके लिए पुराण का ही उदाहरण देना बहुत उचित रहेगा। और आप में से भी जिसकी मेष राशि है शुभ या अशुभ प्रभाव में है तो थोड़ा अपना निजी मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि ज्योतिष को जानने की अपेक्षा, ज्योतिष का परामर्श लेने की अपेक्षा ज्योतिष को समझना, स्वयं भी समझना बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि हमारे वीडियोस में बहुत से आप दर्शक हमसे कहते हैं कि कुछ उपाय बताइए और कुछ उसकी रेमेडीज बताइए। ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा। हम अपने किसी आगे आने वाले वीडियोज में उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले आप ज्योतिष को समझिए। हमें नहीं कह रहे कि आप इस विषय को पढ़िए, आपका अपना जो भी व्यवसाय हो वो कीजिए, लेकिन ज्योतिष का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्य को समझना होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 14वें अध्याय में एक कथा आती है कि विराट पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ और उन्होंने चंद्रमा को औषधियों और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। इससे चंद्रमा का घमंड बहुत बढ़ गया। और रामचरितमानस में एक गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा ने क्या किया कि देवगुरु की पत्नी, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। जब देवगुरु को इस बात का पता लगा तो उनमें आपस में झगड़ा हुआ। और उसमें क्या हुआ कि जो असुर गुरु शुक्राचार्य जी थे उन्होंने चंद्रमा का पक्ष लिया, इसलिए चंद्रमा शुक्र को अपना मित्र मानता है।
तो इस प्रकार तारा के निमित्त देवासुर संग्राम हुआ। यानी बात इतनी बढ़ गई कि देवासुर संग्राम हो गया। अंगिरा के ऋषि के कहने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा। तो चंद्रमा ने जो देवपत्नी देवगुरु पत्नी तारा थी वो उनको वापस कर दी। तारा के गर्भ से चंद्रमा के द्वारा स्थापित वीर के कारण स्वर्ण के समान एक पुत्र हुआ, इसका नाम बुध हुआ। बुध द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ और उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी मित्रा वरुण के साप से मृत्युलोक में आई। देवांगना उर्वशी को देखकर पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। तो पुरुरवा के साथ काम क्रीड़ा करने के लिए उर्वशी ने एक शर्त रख दी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। उर्वशी ने राजा को धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे दिए। यत्न पूर्वक इनकी रक्षा करने का दायित्व राजा पुरुरवा को सौंपा। केवल घी खाने की बात कही और कहा कि आप सिर्फ मैथुन के समय ही वस्त्रहीन हमें दिखाई पड़े, इसके अलावा हम कभी आपको वस्त्रहीन नहीं देखना चाहते हैं। राजा पुरुरवा बहुत वर्षों तक उर्वशी के साथ आनंद विहार काम क्रीड़ा आदि करते रहे। इधर उर्वशी के बिना इंद्र का रंग फीका पड़ चुका था। इंद्र ने उर्वशी को लाने के लिए 2 गंधर्वों को भेजा। वे गंधर्व राजा के सैन्य कक्ष से भेड़ों को चुरा करके भागे। उर्वशी ने गंधर्वों को भेड़ें चुराते हुए देख लिया। वो चिल्लाई। उसने राजा से गंधर्वों से भेड़ों की रक्षा करने के लिए कहा और फटकारा भी। उस समय राजा उर्वशी के साथ थे और रात्रि का समय था, इसलिए नग्न अवस्था में थे। तो वो उसी अवस्था में उन भेड़ों की रक्षा के लिए अपनी तलवार लेकर गंधर्वों के पीछे भागे और राजा को पीछा करते देखकर वे गंधर्व भेड़ों को छोड़कर भाग गए तथा बिजली बनकर रात्रि के गहन अंधकार में चमकने लगे। इधर उर्वशी ने राजा को नग्न अवस्था में देख लिया था, वो भाग गई। राजा विरह से व्याकुल होकर के तड़पने लगे। यद्यपि ये कथा प्रतीकात्मक है और फिर भी इसमें यदि देखा जाए तो ज्योतिषीय तथ्य भरपूर हैं। भेड़ों के जो ये 2 बच्चे हैं वो ये लौकिक और पारलौकिक विचारों के प्रतीक हैं। संसार में रहते हुए इन दोनों को यत्नपूर्वक अपने पास रखना चाहिए। हमें सांसारिक भोग भी में भी प्रवृत्त होना चाहिए और अपने लिए पारलौकिक व्यवस्था भी करनी चाहिए। लेकिन मैथुन आदि कर्म के समय इन विचारों को अपने से अलग रखना चाहिए। इससे विचार शून्यता आती है। बुध मैथुनानंद ब्रह्मानंद का काम क्रीड़ा के समय ब्रह्मानंद का कारक बताया गया है। यहाँ चंद्रमा मन है, बुध जो है वो व्यवसायिक बुद्धि है, ईड़ा सौम्य बुद्धि है, उर्वशी क्या है हृदय में बसी हुई रागात्मिका वृत्ति है, पुरुरवा ही पुरुष के भीतर का पुरुषार्थ है, बृहस्पति गहन ज्ञान है और तारा जो है वो प्रकाशमान नक्षत्र है, शुक्र सांसारिक भोग पर ज्ञान है और जो देने वाला है यानी जो कुछ हमें देता है उसी की देव संज्ञा बताई गई है और जो नहीं देता है वो उसी को असुर बताया गया है। असुर केवल लेता है, देता नहीं है। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक चिंतकों ने बताया कि जो देवासुर संग्राम है वो सतत मनुष्य के भीतर चलता है। शुभ और अशुभ विचार ही देवासुर संग्राम है।
तो चर्चा मेष राशि पर ही करते हैं। और मेष राशि की प्रतीकात्मक संख्या 1 है, ब्रह्मा 1 है, विश्व 1 है, माया 1 है, तत्व 1 है, आत्मा 1 है, सत्य 1 है। अतः पुरुष भी 1 है, ज्ञान 1 है, क्रिया 1 है, धर्म 1 है, गति 1 है। एक ही अनेक रूपों से भाषित होकर सर्वत्र व्याप्त है। अनेक ही एक है, ऐसा जो जानता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वही मुक्त है, और वही ज्योतिष को जानने वाला अध्येता है, और वही ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझकर उससे लाभ ले सकता है। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा संसार का प्रत्येक प्राणी लाभ ही लेना चाहता है, सुख को ही ग्राह्य करना चाहता है, लेकिन वही इस लाभ को प्राप्त कर सकता है जिसने ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्य को समझ लिया। तमिदम निगतम सा तमहम निगतम सह स एष एक एक वृदेकम एव। अथर्ववेद कहता है कि वो एक ही सर्वत्र व्याप्त है, एक ही सिर है जिससे सबको जाना जा सकता है। रावण के 10 सिर थे, लेकिन यद्यपि वो बहुत कुछ जानता था, सब कुछ जानता था, लेकिन वो अलग प्रसंग है, उस पर इस समय चर्चा करना उचित नहीं लगता है। और आगे पुनर्वा से ही त्रेतायुग के प्रारंभ में वेदत्रयी तथा अग्नि का आविर्भूत हुआ। इस एक की संख्या का 12 भाव में क्या फल होता है, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। यानी जो मेष राशि 1 बताई गई है, जिसकी प्रतीकात्मक संख्या 1 है, उसका जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है। यदि मेष लग्न है, यानी प्रथम भाव में एक राशि है, मेष राशि है, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर लालिमा युक्त होगा। ऐसा व्यक्ति यदि क्रोधी स्वभाव का होगा, ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ होगा, यानी किए हुए उपकार को न मानने वाला, और उसका चिंतन जो है वो तीक्ष्ण होगा। ऐसा व्यक्ति पंडित होगा, वाचाल होगा, भीरू यानी समय आने पर कुछ भीरुता भी दिखाएगा, और धनार्जन हेतु घूमने फिरने वाला होगा। ऐसा प्रभाव मेष राशि यदि लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो होता है। अब द्वितीय यानी जो धन का भाव बताया गया है, उसमें यदि मेष राशि है, तो ऐसा व्यक्ति चौपायों के पालन से धन पैदा करता है। एक अच्छा पुत्र होता है जो कि पंडित होता है, और धन के लिए उसे इधर उधर भटकना पड़ता है। यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यदि लग्न में मेष राशि है, तो ऐसा व्यक्ति लालिमा से युक्त होगा, यानी उसका शरीर लालिमा युक्त होगा, क्रोधी होगा, उग्र विचारों वाला होगा, चंचल होगा। और यदि धन भाव में है तो चौपायों के पालन से धनार्जन करने वाला और भ्रमण के द्वारा धनार्जन करने वाला होगा, अधिक बोलने वाला होगा, उसका एक ही पुत्र होगा। ऐसा व्यक्ति पंडित भी होगा। और यदि सहज यानी तृतीय भाव, जो कि सहज भाव बोला जाता है, उसमें यदि मेष राशि है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, परोपकारी, राजा के द्वारा पूज्य और कथा पुराण आदि श्रवण में रुचि रखने वाला, ब्राह्मणों से मित्रता रखने वाला, और अपने भाइयों से सुखी होगा। छोटे भाई से उसको सुख प्राप्त होगा। और यदि सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में मेष राशि है, तो ऐसा व्यक्ति पशुओं से प्राप्त दूध आदि का उसको सुख होगा, अन्नादि का उसके घर में बाहुल्य होगा, और विविध प्रकार के भोग, ऐश्वर्य और नौकरों का उसको सुख मिलेगा, और किसी बड़े वाहन का भी उसको लाभ रहेगा। और यदि पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव होता है, उसमें यदि मेष राशि है, तो ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला,
प्रखर चिंतन करने वाला और विभिन्न कार्यों में उसकी जो गति होगी वो स्वाभाविक होगी और पुत्र संतान से युक्त होगा, लेकिन अल्प संतान होगी। अब शत्रु भाव यानी छठे भाव में यदि मेष राशि है तो उसके शत्रु तो बनेंगे लेकिन वो नष्ट होते जाएंगे, यानी उसका कोई शत्रु हमेशा नहीं रहेगा। वो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को नष्ट समय समय पर शत्रु बनते रहेंगे और वो उनको नष्ट करता रहेगा। और उसके जो छठे भाव में यदि मेष राशि है तो कमर के भाग में पीड़ा रहेगी और ऐसे व्यक्ति को चलते समय चोट लगने की संभावना अधिक रहेगी। यानी मेष राशि यदि किसी के छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति वाहन आदि में वाहन चलाते समय अपने को सावधान रखे। यदि सप्तम भाव जो कि जाया यानी स्त्री भाव का भाव माना जाता है, उसमें यदि मेष लग्न है तो मेष राशि है तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री को दुष्ट स्वभाव की होगी और दुष्ट और क्रूर स्वभाव की होगी और बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्त्री अपने पति को धोखा दे सकती है और अपने प्रेमी के लिए अपने पति की भी हत्या कर सकती है, अपने पति का नाश कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि किसी की कुंडली में सप्तम भाव में मेष राशि हो, अन्य भी ग्रहों की दृष्टियों का और बहुत चीज़ों का फर्क पड़ता है। एक सामान्य लक्षण बता रहे हैं, इसलिए इसको ही 100% सत्य ना माने। ऐसा हो सकता है कि मेष राशि में जिसके सप्तम भाव में मेष राशि है उसकी स्त्री थोड़े क्रूर स्वभाव की होगी, अत्यंत चंचल होगी और क्षण भर मतलब किसी क्षण प्रसन्न रहेगी, किसी क्षण क्रोधित हो जाएगी। तो इस प्रकार का स्वभाव होगा। अच्छा, यदि अष्टम भाव में मेष राशि है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में प्रवास करने वाला, लंबी यात्राएं करने वाला, धनी भी होगा, लेकिन उसको अनेक दुखों का सामना करना पड़ेगा, अपने को अकेला अनुभव करने वाला होगा और कभी कभी इतना गंभीर चिंतन में हो जाएगा कि वो संज्ञा शून्य हो जाएगा। यानी एक व्यवहारिक दृष्टि से आप देखिए कि कोई व्यक्ति विचार मग्न बैठा है और उसके आप यदि आ रहे हैं, जा रहे हैं या कुछ बात उसे कह रहे हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो सुन नहीं पाता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित मानिए कि उसके अष्टम भाव में मेष राशि है। और यदि नवम भाव जो कि धर्म और भाग्य भाव का स्थान होता है उसमें मेष राशि है तो ऐसा व्यक्ति पशु पक्षियों की सेवा करने वाला होगा, उसके अंदर मन में दया विवेक होगा, दान आदि क्रियाओं से वो धर्माचरण करने वाला होगा। और यदि दसम भाव में यानी जो कि कर्म भाव बताया गया है उसमें यदि मेष राशि है तो ऐसा व्यक्ति विनय रहित और संसार में सज्जनों द्वारा निंदा को प्राप्त होने वाला, कुछ अधार्मिक कर्म करने वाला और दुष्ट राजपुरुष की सेवा करने वाला होगा। और यदि लाभ भाव में मेष राशि है तो ऐसा व्यक्ति चतुष्पदों के व्यापार से, राजा की सेवा से, देश देशांतर में भ्रमण से लाभ प्राप्त करता है। और यदि व्यय भाव में मेष राशि है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने वाला, धौंस दिखाने वाला और उसमें कुछ धन संबंधी व्यसन भी होंगे, यानी धन को बर्बाद करने वाला होगा और अपने निजी पुरुषार्थ से ही धन की वृद्धि करेगा और स्वयं ही खर्च कर देगा। तो इस प्रकार ये जो 12 भाव बताए गए हैं जन्म कुंडली के, उसमें यदि मेष राशि है तो उसका फल हमने बताया। अब यदि सूर्य मेष राशि में है तो अब किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि में है,
उसका फल थोड़ा भिन्न हो सकता है। लेकिन मेष राशि में सूर्य होने पर किस प्रकार का फल देता है? मेष राशि में यदि सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से मित्र बताए हैं। और अपनी मेष, अभी हमने पूर्व में इसी में चर्चा की थी कि मेष राशि में सूर्य 10 अंश पर होने पर परमोच्च होता है। तो मेष राशि में यदि सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति मेष राशि में यदि सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, साहसी, विख्यात, रक्त एवं पित्त विकार वाला और सर्वत्र विचरण करने वाला, राज्य के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। और यदि चंद्रमा मेष राशि में है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल ये आपस में नैसर्गिक रूप से सम स्वभाव वाले हैं, एक दूसरे से न मित्रता मानते हैं न शत्रुता मानते हैं, तो इनकी सम संज्ञा बताई गई है। तो चंद्रमा यदि मेष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति कामी, भ्रमणशील, घूमने फिरने की इच्छा रखने वाला, बहुत ही शूर यानी कभी भी हिम्मत न हारने वाला, लड़ाई झगड़े से नहीं डरने वाला, और स्त्री प्रिय यानी स्त्रियों से उसे कुछ विशेष प्रेम होगा, अति चपल, बहुत अधिक चंचल स्वभाव वाला, दूसरों की सेवा परोपकार में आगे रहने वाला, और हमेशा स्त्रियों के मामले में हार जाने वाला। यानी ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के मामले में थोड़ा सा नाजुक होता है। पुत्र संतान से युक्त यदि धन भाव में चंद्रमा है, मेघ राशि में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के मामले में थोड़ा कमज़ोर रहता है और संतान से युक्त होता है। मंगल यदि मेष राशि में है, मंगल की अपनी निजी राशि है, तो ऐसा व्यक्ति धन और सम्मान से संपन्न, बहुत सुंदर वाणी बोलने वाला, स्त्री प्रिय, तेजस्वी, साहसी, अपराजित, अडिग, धैर्यशील, धर्माभिमुख और राजपुरुष होता है। बुध यदि मेष राशि यानी मंगल की राशि में है, बुध मंगल को न शत्रु मानता है न मित्र मानता है, समभाव रखता है, तो ऐसा व्यक्ति, बुध जिसके मेष राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट बुद्धि वाला, चंचल मन वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला और कलहकारक, निर्दयी, झूठा, घमंडी, शोर और कुत्सित विचारों वाला होता है। इसके बाद यदि गुरु मेष राशि में है, गुरु मंगल की राशि में मित्र, नैसर्गिक मित्र भाव रखता है, तो गुरु यदि मेष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति अति उदार, उत्तम कर्म करने वाला, अत्यधिक वैभवों से युक्त, विशाल बुद्धि, शत्रुवान, कुछ शत्रु उसके होंगे और उसका प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है, क्षमावान एवं यशस्वी होता है। शुक्र यदि मंगल की राशि में है, शुक्र मंगल को न मित्र मानता है न शत्रु मानता है नैसर्गिक रूप से, तो शुक्र यदि मेष राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को परदेश में रुचि रहती है और ऐसा व्यक्ति परस्त्री में आसक्ति रखने वाला होता है और उस व्यक्ति के अंदर काव्य कला की क्षमता होती है, उच्च वाहन का उसको सुख प्राप्त होता है और विविध सांसारिक भोगों को भोगने वाला होता है। इसी प्रकार शनि यदि मेष राशि में है, शनि मंगल की राशि में होने पर नैसर्गिक शत्रु हो जाता है और नीच का भी माना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति धनहीन, कमज़ोर शरीर वाला, दरिद्री,
शांति रहित, अपने ही मित्रों से बैर रखने वाला, मूर्ख स्वभाव वाला, कपटी, घुमक्कड़ होता है, उसके नेत्रों में पीड़ा रहेगी। इसी प्रकार राहु यदि मेष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति भ्रमित बुद्धि वाला, यानी उसके हर समय बुद्धि में भ्रम रहेगा। वो ऐसा व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्वयं की ही बुद्धि भ्रमित रहती है और हमेशा दूसरों का अनादर करने वाला होगा। राहु यदि मेष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं से युक्त रहने वाला होगा और राहु लग्न मेष राशि में होने पर ऐसा व्यक्ति हर समय दुख का अनुभव करने वाला होगा। और केतु यदि मेष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति उच्च विचारों वाला और उसका चरित्र बहुत ही गंभीर प्रकृति का स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति शोध कार्य में, नए नए शोध कार्यों में रुचि रखने वाला होगा और नई नई तकनीक कुछ अपनी नवीन प्रत्येक कार्य में, केतु यदि मेष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कार्य में अपनी नवीन युक्ति प्रस्तुत करने वाला होगा और ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक विचारधारा से युक्त होगा। इसका चिंतन एकदम अद्भुत होगा। तो इस प्रकार जन्म कुंडली के 12 भावों में मेष राशि का फल और जो 9 ग्रह हैं वो उनमें से कौन सा ग्रह यदि मेष राशि में, उस सब का फल हमने कहा। आशा है कि आप सभी दर्शकों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सभी सेवाएं पेड सर्विस हैं। हम निःशुल्क में सलाह नहीं देते। कृपया व्यर्थ हमारा और अपना समय बर्बाद करने के लिए फ़ोन कॉल से बचें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, यही किसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। आगे फिर किसी विशेष ज्योतिषीय विषय के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का दिन मंगल।